ओम। वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय के प्रथम आने के प्रथम सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक पीछे कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोल सकते हैं। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी सप्तमो अध्याय प्रथमा आहनिक में 11वां सूत्र है गुरुजी, उससे थोड़ी सी शंका है। 11वां। जी गुरुजी। हाँ जी बोलें। गुरुजी इस सूत्र में जो कह रहे हैं सापेक्ष से, यानी उत्कर्ष और अपकर्ष के सापेक्ष से, इसको जो मैं समझ पाई हूँ, एक बार बताना चाहूंगी गुरुजी, यदि इसमें त्रुटि हो तो आप उसको सुधार करें गुरुजी। बोलो जी बोलें। जी। गुरुजी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि उस सूत्र से उत्कर्ष का यदि भाव होगा, यानी तो जो बेल है वह आंवले में उसका अभाव हुआ और उत्कर्ष का भाव बेल में होगा, तो वो महत् परिमाण वाला हुआ। और जब जिसमें अपकर्ष भाव है। का भाव, जी गुरुजी, जिसमें भाव है यानी बेल में, और जब अपकर्ष का भाव होगा यानी जो छोटापन है आंवले का जैसे छोटापन, तो अपकर्ष का भाव होने से वह अणु कहलाएगा बेल की अपेक्षा। ऐसा गुरुजी ठीक समझ रही हूँ मैं? ठीक है जी। ठीक है गुरुजी। इसी को सापेक्ष कह रहे हैं ना गुरुजी, सापेक्ष जो अर्थ ले रहे हैं इसमें। हाँ सापेक्ष इसी को कह रहे हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से है। जी गुरुजी। जी, फिर ये वाली बात स्पष्ट है गुरुजी इसमें। और 12वें सूत्र में फिर जो बात कह रहे हैं कि एक ही द्रव्य में, ऐसे तो अभी दो द्रव्यों को उदाहरण लेके बताया, अब एक ही द्रव्य में अणुत्व और महत्व को की सापेक्षता को दिखाकर बता रहे हैं। ये वाली बात स्पष्ट नहीं हुई गुरुजी। जी इसमें एक ही द्रव्य अगर उत्कर्ष की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो महत्व होगा, अपकर्ष की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो अणु होगा। अब इसमें तीन चीजें ले लेंगे, जी तीन गुरुजी। वस्तुओं को लेंगे तो उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मिट्टी का ढेला और एक बड़ा ईंट, ऐसा गुरुजी? मैं बताता हूँ जी तरबूज, संतरा और आंवला। जी गुरुजी। यहाँ पर हम देख रहे हैं तरबूज और संतरे को, जी तो उत्कर्ष का भाव देख रहे हैं, तो उत्कर्ष का भाव तरबूज में है, जी तो तरबूज महत हो गया जी गुरुजी। और संतरा अणु हो गया। जी अब यहाँ उत्कर्ष का ही भाव हम संतरे और आंवले में देखेंगे, जी तो वही संतरा जो तरबूज की अपेक्षा से अणु था, आंवले की अपेक्षा से वह उत्कर्ष का भाव होने से महत है, आंवले की अपेक्षा से। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। तो भाव महत का ही हमने देखा यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो उत्कर्ष का भाव ही देखा है ना, अपकर्ष का भाव देख लेते हैं।
तो अच्छा, अपकर्ष जी, का भाव देखें तो संतरे और आंवले में, आंवला आंवले में अधिक अपकर्ष है तो वो अणु है, और संतरा महत है। फिर हम तरबूज और संतरे में अपकर्ष का भाव देखते हैं, तो वही जी, संतरा अधिक अपकर्ष होने के कारण से तरबूज की अपेक्षा से अणु है, जी गुरुजी, और तरबूज महत है। तो वही संतरा जो आंवले की अपेक्षा से महत पता चल रहा था जी, अपकर्ष का भाव देखने पर, वही जी, संतरा तरबूज की अपेक्षा से अणु हो रहा है। एक ही जी चीज में दोनों चीजें आ रही है हुँ, ना। जी, जी, जी गुरुजी, अभी बात स्पष्ट हो गई क्या? जी, जी गुरुजी समझ में आ गई। मैं ना जैसे ढेले को और बड़े ईंट को ले रही थी, यानी द्रव्य में भी मिट्टी को ही लेकर के कह रही थी, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रही थी। अभी स्पष्ट हो गई बात नहीं गुरुजी। नहीं, तो उसमें भी ले सकते हैं आप। भाई आप ढेले का कोई सुनिश्चित आकार नहीं है ना, जी गुरुजी, कि छोटा है कि बड़ा है। अब ढेला तो जो है अब ईंट से भी बड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ा जी, ढेला। जी गुरुजी, तो आप कोई सुनिश्चित चीज लें, या तो फिर आप उसका डायमेंशन तय करें। इतने बड़े ढेले की हम बात कर रहे हैं, तब बात ठीक हो जाएगी। ठीक, जी गुरुजी, ईंट से छोटा ढेला ले रहे हैं आप। जी, ठीक, जी, और उससे भी छोटा कुछ हम ले सकते हैं, जैसे बेर ले सकते हैं। जी, बेर जो है वो ढेले से भी छोटा है मान लें। अब ढेले की स्थिति जो है ना, जो आप ले रही थी, जी गुरुजी, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो तो बहुत छोटा सा भी हो सकता है, जी, बेर से भी बड़ा छोटा हो सकता है। हुँ, तो पहले जी, आपको वो उसको स्थिर करना पड़ेगा कि किस कि भाई ढेले का डायमेंशन आकार क्या है। जी ठीक, गुरुजी, जी, ईंट का आकार तो तय होता है, हुँ, बेर का आकार भी तय होता है। जी ढेले का गुरुजी, आकार आप तय कर लीजिए, फिर उसके जी, बाद में आप आराम से कर पाएंगे। ठीक जी है मैम। गुरुजी, जी, जी, मैम, ठीक जी है जी। गुरुजी, बढ़िया से स्पष्ट हुई बात गुरुजी। जी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। तो ठीक है, और कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और 8वें अध्याय के प्रथम आहनिक का प्रथम सूत्र हमने पढ़ा, द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम वेदितव्यम। तो द्रव्यों में जो ज्ञान की बात है वो हमने व्याख्यान हो चुका है अनेक प्रकार से, अनेक सूत्रों में। तो उसको यहाँ पर बताया जा चुका है। आपको डिस्टरबेंस आ रहा होगा नहीं गुरुजी, या स्पष्ट ठीक आ है? रही है। ठीक है गुरुजी। ठीक, ठीक। ये थोड़ा सा है तो पता नहीं आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं। जी अ, गुरुजी, थोड़ी बहुत आ रही होती है होगी गुरुजी, बाधा। डिस्टर्ब नहीं मेरी होगी। आवाज स्पष्ट है? ठीक है। ठीक, तो चलिए, अब अतएव, इसलिए तत्र आत्मा मनश्चा प्रत्यक्षे, उस विषय में आत्मा और मन जो है वो अप्रत्यक्ष है। दो चीजें हैं इसलिए द्विवचन है। द्रव्यों में किस किस प्रकार से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष और अनुमानिक, ये पहले बताया जा चुका है। और द्रव्यों के अंतर्गत ज्ञान की जो व्याख्या है वो हम समझ चुके हैं। उस विषय में जो अनुमानिक और प्रात्यक्षिक ज्ञान की बात पीछे आई, तो उन दोनों में से जो द्रव्य हैं उनमें से जो मन और आत्मा, ये दो द्रव्य हैं, ये आंखों से न दिखने वाले हैं।
प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष की परिभाषा यहाँ पर यही है कि जो आंख से दिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम भाष्य देखते हैं इसका। तत्र द्रव्येषु खलु आत्मा मनश्च प्रत्यक्षे लैंगिक ज्ञान के द्रव्ये। तो यहाँ द्रव्यों के विषय में जो निश्चय से आत्मा है और मन है, ये अप्रत्यक्ष अर्थात आंख से न दिखने वाले हैं। लैंगिक ज्ञान के द्रव्य, ये जो कोई पहचान होती है उस ज्ञान वाले अर्थात अनुमान ज्ञान वाले द्रव्य हैं। चकारो अत्र प्रकारार्थकः। चकार यहाँ पर भिन्न प्रकार को के अर्थ को बताने के लिए है। आगे कहते हैं लैंगिक ज्ञानवन्तः आकाशादयश्च निरवयवाः पदार्थाः सन्ति। लैंगिक ज्ञान वाले जो आकाश आदि पदार्थ हैं वो निरवय पदार्थ हैं। तो निरवय पदार्थ माने हैं क्योंकि उनके अवयवों की बात हम करते नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनको निरवय माना है। और आत्मा तो वैसे भी वास्तव में भी निरवय है। फिर आगे कहते हैं तच्च ज्ञानम कथम निष्पद्यते। तो वो ज्ञान कैसे सिद्ध होता है, वो ज्ञान होता कैसे है आत्मा और मन का। इति स्मार्यते, उसको याद दिला रहे हैं। तीसरा सूत्र है ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधिरुक्तः। तो ज्ञान के निर्देश में अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान कैसे होते हैं, इस प्रसंग में इन ज्ञानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया पहले उक्तः बताई जा चुकी है, विधि पहले बताई जा चुकी है। तो आज ये भाष्य देखते हैं, भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रात्यक्षिक ज्ञानस्य लैंगिक ज्ञानस्य च निर्देशे निर्देशन प्रकरणे ज्ञान निष्पत्ति विधि उक्तः। ज्ञानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्राप्ति विधि इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अथ अनुमान ज्ञानस्य लिंग दर्शन विधि तत्र उक्तः। तत्रैव तो कहते हैं प्रात्यक्षिक ज्ञान से लैंगिक ज्ञान से प्रात्यक्षिक ज्ञान का और आनुमानिक ज्ञान का जो निर्देश किया गया, निर्देश में निर्देशन प्रकरण अर्थात निर्देशन प्रकरण में ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञान की अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति की विधि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रियों से वस्तु का जो सन्निकर्ष वो अथ अनुमान ज्ञान से और अनुमान ज्ञान का लिंग दर्शन विधि ही उसके पहचान जो है उसके पहचान के देखने की जो विधि है अनुमान ज्ञान की तत्र उक्ता वो कह दी गई, तत्र वहां पर कह दिया गया, उसको जो है समझ लेना चाहिए उसी के अनुसार। तो आगे कहते हैं देखिए चौथे सूत्र की भूमिका द्रव्याणाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य गुण कर्मणाम ज्ञानम कथम भवति इति उच्यते। द्रव्यों के ज्ञान का प्रकार निर्देश करके गुण और कर्मों का ज्ञान कैसे होता है इसको बता रहे हैं। तो गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तिर द्रव्यम कारणम। तो कहते हैं कि इंद्रियों के साथ और गुण और कर्मों का संबंध होने पर उन गुण और कर्मों का ज्ञान उत्पन्न होने से उस प्रक्रिया में उन गुण और कर्मों का धारक द्रव्य जो धारक है वह द्रव्य ही कारण होता है।
जो ज्ञान होता है गुण और कर्मों का होता है, और उससे धारक द्रव्य का ही ज्ञान होता है। तो कारण जो ज्ञान में है वो धारक द्रव्य, धारक जो है उसका गुण और कर्म का, वो धारक द्रव्य है, वही कारण है ज्ञान की उत्पत्ति होने में। क्योंकि द्रव्य का भी ज्ञान गुणों से ही होता है, भाई गुणों का ज्ञान होता है तभी द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। और इंद्रियों से गुणों का ही ज्ञान होता है। तो गुणों का जो ज्ञान हो रहा है, वह गुणों का जो ज्ञान है, वह उसमें जो आधार है वह कौन है, कारण कौन है, द्रव्य है। क्योंकि गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य के आधार पर ही रहते हैं। तो भाष्य देखते हैं, देखिए इसमें गुणकर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेः द्रव्यम कारणम, ये सूत्र के शब्द हैं। इंद्रियैर्गुणाः रूपादयः कर्माणि च उत्क्षेपणादीनि सन्निकृष्यन्ते। तो इंद्रियैः, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से, गुणा गुण, रूपादय रूप आदि, कर्माणि च और कर्म कौन कौन से, जैसे उत्क्षेपण आदि। तो उत्क्षेपण आदि जो कर्म है वो सन्निकृष्यन्ते, वो सन्निकृष्ट होते हैं, जुड़ते हैं इंद्रियों से। तेषु सन्निकृष्टेषु संबद्धेषु संयुक्तेषु, कहते हैं उन संयुक्त हुए हुए, तीनों एक ही बात है। सन्निकृष्टेषु को खोला संबद्धे संबद्धेषु, संबद्धेषु को भी खोला संयुक्तेषु। तो उन जो संबद्ध हुए हुए, संयुक्त हुए हुए गुणों में ज्ञानस्य, ज्ञान का, तत् ज्ञानस्य निष्पत्ति ही भवति आत्मनि, उनके ज्ञान का की सिद्धि जो है वो कहाँ होती है, आत्मा में होती है। तद ज्ञान निष्पत्तेः कारणम द्रव्यम अस्ति, उस ज्ञान की सिद्धि होने से कारण द्रव्य है। उस ज्ञान की निष्पत्ति का जो कारण है वो द्रव्यमस्य द्रव्य है, ऐसे अर्थ करेंगे। वो जो ज्ञान गुणों का हो रहा है, उस ज्ञान की सिद्धि में जो कारण है वह द्रव्यम अस्ति द्रव्य है। यतो ही, क्योंकि गुण कर्मणि न स्वतंत्र, गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र न स्वतंत्रे स्तः, अर्थात गुण कर्म स्वतंत्र नहीं है। तयोः द्रव्याश्रयित्वात्, उनके द्रव्य आश्रय, द्रव्य के आश्रित होने से, द्रव्य निष्ठे ही गुण कर्मणि सन्निकृष्येते, द्रव्य में द्रव्य में स्थित होते हुए जो गुण कर्म है वो ही इंद्रियों से सन्निकृष्ट होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं। तस्मात् तयोः ज्ञानम द्रव्याश्रितम, इसलिए उन दोनों अर्थात गुण और कर्म का जो ज्ञान है वो द्रव्य के आश्रित है। ये तो द्रव्यम तयोः समवायी कारण, क्योंकि द्रव्य जो है उन दोनों का समवायी कारण है। तत्र द्रव्य तयोः समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्, उस द्रव्य में उन दोनों गुण और कर्म के समवाय संबंध से विद्यमान होने के कारण से, गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचारतः, तो गुण और कर्म जो है ये दोनों द्रव्य को कभी भी छोड़ नहीं सकते, उनसे व्यभिचार को प्राप्त नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए द्रव्य और गुण के, यानी गुण और कर्म के ज्ञान में द्रव्य कारण माना गया है। अब अगली बात करते हैं, देखिए द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थ पदवाच्यानाम ज्ञानम प्रदर्श्य सामान्य विषयो कथम ज्ञानम भवति इति अपि उच्यते। तो द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्मों के अर्थ पदवाच्यानाम, जो अर्थ नाम से कहे जाते हैं, पदार्थ कहा जा रहा है ना, तो जिनको अर्थ नाम से कहा जाता है,
उनका ज्ञान प्रदर्श्य दिखाकर सामान्य विशेषयोः, सामान्य और विशेष इन दोनों का कथम ज्ञानम, कैसे ज्ञान होगा, कैसे ज्ञान भवति होता है, इति अपि उच्यते, ये भी बताते हैं। तो पांचवा सूत्र है सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेषाभावात् तत एव ज्ञानम। तो कहते हैं जो सामान्य है, पर सामान्य सत्ता, और अंतिम जो विशेष है अर्थात अंतिम विशेष जो अंतिम कार्य बनते हैं, जैसे धरती, मिट्टी इत्यादि, वृक्ष, ये सब चीजें। तो ये जो अंतिम विशेष हैं उनके अपने ही स्वरूप से ज्ञान होता है, क्योंकि सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष का अभाव होने के कारण से। सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष तो रहते नहीं है, सामान्य में सामान्य नहीं होता, विशेष में विशेष नहीं होता, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता। नहीं, सत्ता में सत्ता नहीं रहती, गुण में गुण अलग चीज होगी। सत्ता में सत्ता नहीं रहती, सत्ता क्योंकि स्वयं सत्ता है, तो उनके अपने स्वरूप से ही उनका ज्ञान होता है, सामान्य और विशेष का। आइए इसको भाष्य में देखते हैं। तो सामान्य विशेषेषु सूत्रस्पद है, उसको खोलते हैं। सामान्य पर सामान्य सत्तायाम, सामान्य को खोल, सामान्य मत अर्थात पर सामान्य अर्थात सत्तायाम, सत्ता में, अर्थात पृथ्वी आदिषु रूपादिषु उत्क्षेपण आदिषु विशेषेषु। एक तो सत्ता की बात हो गई, सत्तायाम। सामान्य विशेषेषु यहाँ पर बहुवचन है, तो दो सामान्यों और विशेषों सबकी बात की गई है। तो पहले सामान्य की बात कही, उसमें एक वचन ले लिया, सामान्य में अर्थात पर सामान्य में अर्थात सत्ता में। फिर पृथ्वी आदिशु, पृथ्वी आदि में जो विशेष है, और रूपादिशु और रूपादि में, और फिर कर्म में बता दिया उत्क्षेपण आदिशु, कर्म में। ये जो विशेष हैं इनमें खलु अंत्य विशेषेशु, उसी को खोल रहे हैं, अर्थात जो अंत्य विशेष है उनमें ज्ञानम तो, ज्ञान तो तत एव सामान्य तो विशेषतश्च तत्स्वरूपतः स्वतः एव भवति। तो जो अंत्य विशेष है उनमें जो ज्ञान है वो सामान्य से और विशेष से, अर्थात उनके अपने स्वरूप से, अपने रूप से ही, स्वतः एव अपने आप ही भवति होता है। तद अधीनम एव तयोर ज्ञानम, तो उनका जो ज्ञान है वो उनके अपने अधीन ही है। यतः, क्योंकि सामान्य विशेषाभावात् द्रव्य गुण कर्मणाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवति। तो कहते हैं क्योंकि द्रव्य गुण और कर्मों का ज्ञान तो सामान्य विशेष अपेक्षम भवति, सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। तेषु सामान्य विशेषो लक्ष्यते, उनमें जो सामान्य और विशेष है वो लक्षित किए जाते हैं। जैसे सत्ता द्रव्य की भी है, गुण की भी है, कर्म की है, तो समान हो गया, सबकी सत्ता एक जैसी है, तो वो सामान्य हो गया। लेकिन
द्रव्य से गुण भिन्न है, गुण से भिन्न कर्म है, तो वे विशेष हो गए अपने अपने आप में। तो उनकी भिन्नता हमें प्रतीत हो रही है, पता चल रही है। तो इसलिए द्रव्य, गुण और कर्म, इनका जो ज्ञान है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा रखता है। फिर आगे कहते हैं, परंतु सामान्य, नितांत सामान्य, परसामान्य, सत्तायाम सामान्यम नास्ति। लेकिन जो सामान्य है, अर्थात जो पूरी तरह से नितांत सामान्य है, अर्थात जो पर सामान्य है, अर्थात जो सत्ता है, उसमें सामान्यम नास्ति, उसमें सामान्य नहीं है कुछ। मतलब उसमें ही सत्ता रहती, सत्ता में ही कोई सत्ता रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तथा विशेष अंत विशेष विशेषो नास्ति। ऐसी जो अंत विशेष है उनमें कुछ विशेष नहीं है। जो विशेष है वो विशेष है बस। अब विशेष में कहां से विशेषता ढूंढेंगे? विशेष तो है ही विशेष, अन्यों की अपेक्षा से वो विशेष है, उसमें क्या विशेष होगा? तो कह रहे हैं सामान्यम पर सामान्यम सत्ता तो सामान्य रूपेण एवं अवतिष्ठते। तो जो सत्ता है, पर सामान्य है, सामान्य कहा जा रहा है जिसको, वह तो सामान्य रूप से ही रहती है, न पुनः विशिष्यते, उसमें कुछ विशेषता तो होती नहीं है। अथच विशेषो अंत्य विशेषो न समीक्रियते। और जो अंत्य विशेष होते हैं उनमें भी समानता नहीं की जा सकती। तस्मात् सामान्यम विशेषश्च स्वरूपतः एव ज्ञायते। इसलिए क्या सामान्य है, क्या एक समानता है, कैसे सत्ता की समानता है और कैसे उनमें विशेषता है, वो उनके स्वरूप से ही जाना जाता है। अंत विशेष पृथ्वी है, अंत विशेष जल भी है। पृथ्वी जल से भिन्न है, उसमें पृथ्वी में विशेषता है, कठोरता आदि, जल में कोमलता आदि विशेषता है। पता चल रही है कि वो अंत विशेष है। तो उनके स्वरूप से ही वो विशेष है, वो ज्ञात होता है। और सत्ता सबकी है वो भी सामान्य रूप से पता चलता है। आगे कहते हैं शंकर मिश्र आदि वेद संबद्धम व्याख्यातम सूत्रम। ये सूत्र शंकर मिश्र आदि जी के द्वारा, आदियों के द्वारा असंबद्ध व्याख्यान किया गया है। तत्र सामान्य विशेषाभावात् वचनस्याचरितार्थ चरितार्थत्वात्। तो उनकी जो बात है उसमें सामान्य विशेष अभावात, इस वचन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो चरितार्थ नहीं हो पा रहे हैं, सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं शब्द, वहां पर समझा नहीं पाए वो उनको, ये कहना चाहते हैं। तो छठे सूत्र की भूमिका देखते हैं। समय अधिक हो गया, मैं समझता हूँ आज इतना ही समय है। ठीक ठीक, पांचवें सूत्र तक ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सादर नमस्ते गुरुजी। सादर नमस्ते आचार्य।